हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली। स्टूडेंट देखो, हम आगरा यूनिवर्सिटी का एक पेपर सोल्व कर रहे थे और जिसमें हमारी पिछली क्लास में 36 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम आगे अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 37 क्वेश्चन है पहला। तो देखो, ये थियोरटिकली है और इसका जो आंसर है वो होमोजीनियस ही आएगा। तो केवल इस क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी सभी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखो, अब हमारा जो है 38 क्वेश्चन है, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बतानी है। तो आर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आर इज इक्वल टू होता है हमारा डी स्क्वायर, और एस इज इक्वल टू होता है डी डी डैश, और टी इज इक्वल टू होता है डी डैश का होल स्क्वायर। तो इसके प्लेस पर रख दो बस। तो ये हो जाएगा 2d² प्लस 5d डी डैश प्लस 2d डैश का होल स्क्वायर, और यहाँ पर z इज इक्वल टू 0। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है हमें। तो देखो, डी के प्लेस पर तो पुट कर दो m, और डी डैश के प्लेस पर पुट कर दो 1। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2m² प्लस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन से ऑप्शन में है हमारे? तो ये हमारे बी ऑप्शन में है। तो इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है देखो 39। ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है ना। अब देखो, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दे रखा है ए, बट इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज भी आ सकता है। तो इसको मैं जो चर्चा करता हूँ वीडियो के लास्ट में चर्चा करता हूँ, ठीक है, इस पर, क्योंकि वरना फिर इसके चक्कर में और क्वेश्चन भी छूट जाएंगे, या फिर सेपरेट में भी अलग कर दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है 40। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो दे रखी है ये पैराबोलिक होगी यदि। तो कंडीशन दे रखी है। आप देखो, हमें बता रखी है कि पैराबोलिक होगी। तो पैराबोलिक होगी तो देखो, इन टर्म से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, आगे वालियों से हमारा मतलब जो है वो केवल सेकंड ऑर्डर वाले से है। तो यहाँ से देखो, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डी टू यू अपॉन डी एक्स डेल यू, नहीं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, जेड। लेकिन ये जेड नहीं है क्वेश्चन में, ये है 3। तो यहाँ पर बी की वैल्यू हो जाएगी 3। और डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ये हमारा एक्स स्क्वायर। तो सी की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर जो टर्म होती हैं उन पर ही ध्यान देना है जब हमें पहचान करनी हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इलिप्टिक है, पैराबोलिक है, या फिर हाइपरबोलिक है। तो अब ये हमारी पैराबोलिक कब होगी, जब बी² माइनस 4ac इज इक्वल टू हो 0 के। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, और सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं जब 9 बराबर हो 4x³ के। तो ये कंडीशन कौन सी में है, तो ये हमारी सी में दे रखी है। तो ये हमारा सी जो है वो आंसर हो जाएगा। नीचे देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये है 41। हमें इसका पीआई निकालना है। तो सबसे पहले एलएचएस में जो दे रखा है इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन जो है इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, 41 डी प्लस 2d डैश और डी प्लस 3d डैश जेड बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/y माइनस 2x। अब इसका हमें क्या करना है, यहाँ से पी आई निकालना है। तो पी आई निकालने के लिए ये जो इधर वाली जो टर्म है ये इसके नीचे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, हमारा पी आई निकालना है, ठीक है। तो पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/y माइनस 2x अपॉन, कहाँ पे लिख दिया ये, यहाँ पे देखो, पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/y माइनस 2x, और इसके अपॉन में पहुँच जाएगा पूरे के में इसके फैक्टर d प्लस 2d डैश, और एक हो जाएगा यहाँ से d प्लस 3d डैश, ठीक है। ये हमारे दो फैक्टर हो जाएंगे। उसके बाद में x का कोफिशिएंट कितना है, -2। तो d के प्लेस पर जो है -2 पुट करो। इसमें देखो, जब d के प्लेस पर -2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, -2, और y का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो d डैश के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो ये वाली जो टर्म है 0 के इक्वल आ जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ इसके लिए
एफ ऑफ -2, 1 कितना है हमारा, वो 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ऊपर हमें ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। हमारा यदि फंक्शन है ऊपर एफ ऑफ एक्स या डी डैश का फंक्शन है ना, और नीचे हमारे दे रखा है यहाँ पर मान लो डी है, नहीं ये भी नहीं होता। देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ इधर, यहाँ पर देखो पी आई जब हमारा फंक्शन दे रखा हो इस टाइप से ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, और नीचे फैक्टर दे रखे हों डी बी माइनस ए डी डैश। देखो बी का जो कोफिशिएंट है ये इस टाइप से लिए हैं मैंने, या फॉर्मूले में इस टाइप से लिए जाते हैं कि जब हम डी के प्लेस पर 1 पुट ए पुट करेंगे और डी डैश के प्लेस पर बी, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी ए भी आ जाएगा माइनस ए बी, तो ये 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा पी आई जो होता है, पी आई इज इक्वल टू होता है जितने इसकी डिग्री होती है, जैसे यहाँ पर होल स्क्वायर होता तो पावर 2 होती, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्स स्क्वायर की जब 2 डिग्री का होता, और यहाँ पर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई ऐसे ही रहता, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो सेम ही रहता। उसके बाद में अपॉन में आ जाता है बी का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा। यदि ए nth डिग्री का होता तो एक्स की पावर n आ जाती और नीचे बी की पावर n और n फैक्टोरियल हो जाता, ठीक है। तो ये समझाने की बात थी इसमें। और इस वाले में आप देखोगे तो डी के प्लेस पर जब -1 पुट करोगे और डी डैश के प्लेस पर 1, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो इसे डायरेक्ट हम इनकी वैल्यू पुट करके और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा ये इज इक्वल टू, पहले इस वाली को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नीचे यहाँ से 1 डी प्लस 2 डी डैश तो ऐसे ही रहेगा अभी, और यहाँ से अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ऊपर का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसे 1/u लिख सकते हैं डी यू, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे डी के प्लेस पर -2 प्लस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 1/u का log u हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा हमारा log u की वैल्यू कितनी है y - 2x, तो y - 2x हो जाएगा अपॉन नीचे ये 3 - 2, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये इसे छोड़ देते हैं 1 को, और यहाँ हो जाएगा d प्लस 2 डी डैश। अब जैसे ही यहाँ पर d के प्लेस पर -2 पुट करोगे और d डैश के प्लेस पर 1, तो ये 0 हो रहा है, और इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो x से तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये हो जाएगा log y - 2x। नीचे d का कोफिशिएंट कितना है, d का कोफिशिएंट है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, यानी कुल मिलाकर इसका जो आंसर है वो आ जाएगा x log y - 2x, ठीक है। ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो अब ये कौन से में है, तो ये हमें दे रखा है सी में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा है, तो इसका मैं डायरेक्ट सी ऐप लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा ई की पावर एल्फा के प्लेस पर कितना आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स 5 और वाई प्लस एक्स प्लस ई की पावर एल्फा के प्लेस पर इस बार 2x है, और ये हो जाएगा 5 वाई प्लस एक्स। तो ये हमारा कौन से में दे रखा है, ये हमारे ए में दे रखा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पेज पर अपने। तो नेक्स्ट पेज पर देखो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देखो अभी देखा मैंने, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत दे रखा है। ये क्वेश्चन जो है हमारा इस टाइप से है 43, क्या है ये है डी की पावर 3 माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी और डी डैश का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है जेड इज इक्वल टू 4 साइन 2x प्लस वाई, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। इस बार तो लाइन भी टेढ़ी टेढ़ी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इधर वाली टर्म में से डी कॉमन है सभी में से, तो डी को कॉमन कर लेते हैं। पी आई निकालना है, तो ये सभी जो है इधर एल एच एस वाला वो इसके बटे में पहुँच जाएगा। तो पहले मैं इधर को इतने को सॉल्व कर के दिखा देता हूँ, इसके जो फैक्टर आएंगे ये फैक्टर आप खुद कर लेना। यहाँ से डी कॉमन करोगे तो पी आई हो जाएगा हमारा 4 साइन 2x प्लस वाई अपॉन एक डी तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, और दूसरा
जब यहाँ से डी कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर 4d डी डैश और प्लस 4d डैश का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा d माइनस 2d डैश इसका होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है तो देखो इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये 1/d जो है इसका मतलब होगा इंटीग्रेशन, और 1/d है तो मतलब इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है ऊपर वाले का। तो 4 तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा पी आई कितना हो जाएगा 4 तो बाहर आ जाएगा। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस एक्स, तो इस वाले माइनस को यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस वाई। लेकिन अब हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे वो 2 आएगा, तो इस 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे हो जाएगा माइनस तो हमने ले लिया 2, और ये d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब इस वाले 2 से जो है ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ऊपर आ जाएगा माइनस का 2 कॉस 2x प्लस वाई, और नीचे d माइनस 2d डैश इसका होल स्क्वायर। अब देखो जैसे ही x का कोफिशिएंट कितना है 2 और y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो x के प्लेस यानी d के प्लेस पर 2 पुट करो और d डैश के प्लेस पर 1, तो आप देखेंगे ये वाली जो टर्म है ये 0 हो जाएगी हमारी। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से एफ ऑफ 2,1 जो वो हमारा 0 के बराबर आ रहा, और इस बार जो डिग्री है इसकी वो 2 है, तो इसका पी आई कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखो पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 डिग्री का है, और ये माइनस 2 जो था इसे अभी यहाँ पर ही लिख लो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस भी ऐसे ही रहेगा कॉस 2x प्लस वाई अपॉन नीचे b का कोफिशिएंट कितना 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल जो पी आई आएगा वो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x प्लस वाई हो जाएगा। और ये कौन से में दे रखा है, तो ये है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी में दे रखा है तो डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो उसके बाद में हमारा 44 क्वेश्चन है, मोंगे सब्सिडरी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी है वो है 1, और एस की वैल्यू 0 है, और कैपिटल टी की वैल्यू जो है वो हमारी -1 आ जाएगी, और बी की वैल्यू 0 है। तो अब हमारी जो इक्वेशन होती है सब्सिडरी इक्वेशन, एक तो पहले ये होती है आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस यहाँ पर आता है टी, आर माइनस एस टी आता है फिर, हाँ तो ये टी आएगा, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0। एक तो ये होती है हमारी, और दूसरी हमारी होती है आर डी पी डी वाई, आर के बाद फिर प्लस टी आता है, और यहाँ पर आता है डी क्यू डी एक्स, और माइनस आता है वी डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो अब पहली इक्वेशन बनानी है हमें, तो आर के प्लेस पर 1 है तो ये हो जाएगा डी वाई स्क्वायर माइनस एस हमारा 0 है ही, और टी के प्लेस पर -1 है तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर के प्लेस पर 1 तो ये हो जाएगी डी पी डी वाई माइनस टी के प्लेस पर कितना -1 तो ये हो जाएगी -1, और डी क्यू डी एक्स और बी हमारा 0 है ही तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएंगे हमारे डी वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरी हो जाएगी डी पी डी वाई माइनस डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये कौन से में दे रखी है हमारे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में है डी वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर, डी पी डी वाई माइनस डी एक्स डी वाई। देखो यहाँ पर जो सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी सी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर भी माइनस आएगा तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी ये जो डी वाई है ना इसके प्लेस पर डी क्यू आएगा। ठीक है, तो इसमें नहीं है इस टाइम फ़िलहाल कोई सा भी आंसर सही। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 45 में जो है हमें क्या करना है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे, इसमें निकालना है हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। और देखो ये बिल्कुल एक्सप्लेनेशन पूरी दे रखी है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, दे भी रखा है सॉल्व करके, यदि ना हो किसी से तो बता देना, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी लेंथी है फिर टाइम ही लगेगा, और उसमें करना भी कुछ नहीं है, सबसे पहले फैक्टर करने होते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर y के प्लेस पर हमें पुट करना होता है, जैसे ये है
डी के प्लेस पर कितना पुट करो, तो डी के प्लेस पर वाई पुट कर दो और -3x करके ऐसे इसका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये 3D है ना, तो यहाँ पर हो जाता है -3x = a। कॉन्स्टेंट मान लेते हैं कोई, फिर इसे रिमूव कर देते हैं। तो सब ने पढ़ रखा है तो पता तो होगी। उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, मोंगे मेथड इज यूज टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें सेकंड ऑर्डर आता है, ठीक है, तो इसका डी नहीं, इसका सी आंसर सही होगा। उसके बाद में r-a² द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखना है हमें, है ना। तो नेक्स्ट पेज पर इसका शायद सॉल्यूशन दे रखा हो, तो हमारे 10वां है, अब इस बार 11वां पेज है। तो सॉल्यूशन नहीं दे रखा है इसका, केवल ए आंसर दे रखा है, तो ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है 48 है, जेड बराबर बी द सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर देन। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना होता है, जेड बराबर ये हमें मानना होता है। उसके बाद में डेल जेड अपॉन डेल एक्स फाइंड करना होता है। तो ये डी की वैल्यू है ना, और इसके प्लेस पर फिर 2 बार वाई के रेस्पेक्ट में करना होता है, तो ये होता है k²। तो इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाता है h - k² = 0। तो यहाँ से हो जाएगा h = k²। तो ये कौन से में है, ये हमारा बी में है, तो बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब देखो कहने का क्या है, इसमें z = a e⁻hx, यहाँ पे थोड़ा नीचे z बराबर a e⁻hx + ky पुट करना होता है। अब हमें d निकालना है, तो d का मतलब क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो ये निकालो, तो यहाँ से ये a भी कांस्टेंट है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, और e की पावर ये जो है hx + ky ये भी ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो e की पावर hx का भी होगा, तो ये इंटू h आ जाएगा। तो d की वैल्यू तो ये आएगी, ये उसमें पुट करेंगे। इसी प्रकार से हम डेल टू जेड अपॉन डेल y² फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a e⁻hx + ky इंटू k² आ जाएगा यहाँ पर। अब ये जब इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो a e⁻hx + ky तो हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा h - k² = 0। अब ये वाले जो टर्म है ये तो 0 होने की नहीं है, क्योंकि ये ट्राइवल सॉल्यूशन होता है, इसका जब फैक्टर नहीं होते। और तो यहाँ से ये वाला जो फैक्टर है ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये जब 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा h - k² = 0, या हम कह सकते हैं h = k² हो जाएगा, ठीक है, जब इसके फैक्टर नहीं होते, जब आता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट, देखो द इक्वेशन ऑफ टाइप इज इलिप्टिक। तो इलिप्टिक कब होगी, देखो इस वाली टर्म का तो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है r का कोफिशिएंट, तो वो है r, b की वैल्यू है s, और c की वैल्यू कितनी है, वो है हमारी t। अब हमारे क्या देखना है, ये इलिप्टिक कब होगी, तो जब b² - 4ac लेस देन होगा 0 के। b के प्लेस पर कितना है, s² - 4r, और c के प्लेस पर कितना है t 4rt, जब हमारा लेस देन होगा 0 के। तो ये s² - 4rt, तो ये c में दे रखा है, तो ये हमारा c जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसका सॉल्यूशन पूछा गया है 50 वाले का, तो 50 वाला भी शायद लेंथी क्वेश्चन होगा, ar = xy। चलो इसे सॉल्व करते हैं ना। क्या है, a और r का मतलब d² z = 0। तो पहले इसका सी एफ निकालेंगे, तो सी एफ कितना हो जाएगा, d = 0, और दूसरा भी d = 0। d = 0 मतलब फाई ऑफ y आ जाएगा, और दूसरा भी हमारा क्या आ जाएगा, फाई ऑफ y। लेकिन इसमें तो फाई ऑफ y कहीं पे नहीं दे रखा, b हाँ दे रखा है, देखो लास्ट में दे रखा है सी एफ। तो दो हमारे सेम आ जाएंगे, दूसरा भी कितना आ जाएगा, फाई ऑफ y। एक तो हमारे ये आ गया फाई ऑफ y, दूसरा भी फाई ऑफ y आ जाएगा। तो इसका सी एफ कितना हो जाएगा, 1 y + x 2 y, ये हो जाएगा ना सी एफ। उसके बाद में इसका पी आई निकालना है, तो पी आई कितना हो जाएगा, पी आई = हो जाएगा xy अपॉन
ए और जी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डी स्क्वायर फिर से हमें वही वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें देखो कौन सा, इसे एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड के भी छोड़ो, 1/d का मतलब क्या होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो खाली इसका इंटीग्रेशन कर दो, वाई को कांस्टेंट रखना। तो ये हो जाएगा y/a, तो ऐसे ही रह जाएगा। और इसका जब 2 बार करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और नीचे 2 × 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी इसका जो पी आई आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा एक्स की पावर 3y/6a। तो ये हमारा कौन से में है, तो ये तो इन्होंने इधर शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर दे भी रखा है, एक्स की पावर 3y/6, ये हमारा पी आई आएगा, और यहाँ पर ये सी एफ दे रखा है। तो बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आल्सो नोन एज। इनर्शियल तो वो नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो इसमें एक गलत आंसर दे रखा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आल्सो नोन एज। तो ये नॉन एसिलरेटेड होता है, क्योंकि इसमें जो एसिलरेशन है वो 0 हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ए गलत है हमारा। उसके बाद में वेक्टर फॉर्म ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये आर डैश होगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्म की होती है आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू होता है हमारा आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर टी। ये होती है हमारी इसकी वेक्टर फॉर्म गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ये हमारा इसमें जो है बी आंसर सही होगा, यदि ये आर डैश ही दे रखा है तो। उसके बाद में नॉन रिलेटिविस्टिक गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज नॉन रिलेटिविस्टिक। अच्छा ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है जब हमारी इस वी जो है वेलोसिटी वो लेस देन हो काफ़ी सी से, ठीक है, यानी स्पीड ऑफ लाइट की कंपैरिजन में बहुत कम हो वेलोसिटी। तो ये हमारा जो ऊपर वाला था। तो यहाँ से जब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है यू डैश वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है यू माइनस बी वेक्टर, यू वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये कौन से में है, इसमें प्लस वेक्टर। अच्छा तो इसमें इनवेरिएंस वाला दे रखा है, तो ये हो जाएगा यहाँ से यू वेक्टर इज इक्वल टू यू डैश वेक्टर प्लस वी वेक्टर, ये हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें जो है, इसमें थोड़े डैश जो है वो सही से नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि तो इस वजह से यू डैश ही दे रखा है इधर। इसका जो आंसर है तो वो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। यू डैश दे रखा है ऑलरेडी। ये हमारा ये जो होता जब हमारा, तो ये इनवेरिएंस के लिए होता, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं। उसके बाद में वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट ए फ्रैक्शन ऑलवेज रिजल्ट, इसे थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, जूम ज़्यादा हो रहा है। देखो दोबारा पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन, वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट द फ्रैक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इन एफ पी एस सिस्टम यूनिट ऑफ पावर इज, तो ये होती है हमारी हॉर्स पावर होती है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा और ऊपर करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी स्टेट दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इक्वल टू होती है वर्क डन बाय द फोर्स। उसके बाद में सेंट्रल एक्सिस ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, तो ये हमारी यूनिक होती है सेंट्रल एक्सिस जो है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं अपना 12 पेज। देखो जियोमेट्री के मैकेनिक के क्वेश्चन जब हमारे याद हो ना, तो एक एक लाइन में ऐसे ही देखते ही लग जाते हैं। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो वो भी 0 होना चाहिए, और रिजल्टेंट कपल जो है मूवमेंट ऑफ कपल वो भी 0 होना चाहिए। तो इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द सिंगल फोर्स व्हेन कंसीडर टुगेदर विद पिच इज कॉल्ड, तो ये हमारा स्क्रू कहलाता है। बस इसमें जो पहचान है स्क्रू की ये है टुगेदर विद पिच, ठीक है। उसके बाद में द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंजुगेट एक्सिस आर कॉल्ड, तो ये हमारी कंजुगेट लाइन कहलाती हैं। उसके बाद में है एनी ब्रिज रिजॉल्व इनटू 2 ब्रांचेस, अच्छा इसका इनफाइनाइटली आएगा। हुंज एक्सिस इंटरसेक्ट एट π/2 एंगल
तो ये इनफाइनाइटली आता है, तो इनफाइनाइटली तरीके से हम इनसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में null पॉइंट ऑफ प्लेन फोर्स ये है इस गिवन बाय, तो इसका देखो ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे 25 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, तो आप छोड़ देना इसे, या फिर इसका ग्रुप में भी आंसर पूछ लेना। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अगले पेज पर। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं, ये आ गया है हमारा नेक्स्ट पेज। वर्चुअल वर्क डन बाय इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो ये 0 होता है हमारा जब स्ट्रिंग जो है वो इन एक्सटेंसिबल हो, और जब एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो तब हमारा वो होता है माइनस स्ट्रिंग के द्वारा। देखो जब हमारी स्ट्रिंग हो इन एक्सटेंसिबल, इन EXT, तो इस टाइम में जो वर्क डन होता है या तो थ्रस्ट के द्वारा किया गया हो या फिर हमारा स्ट्रिंग के द्वारा, तो वो फिर भी हमारा दोनों केस में 0 ही होता है। लेकिन यदि हमारी स्ट्रिंग हो एक्सटेंसिबल, तो इस कंडीशन में जो स्ट्रिंग के द्वारा वर्क किया जाता है वो होता है -T∆L, और जब हमारा थ्रस्ट के द्वारा किया जाता है तो वो होता है पॉजिटिव, और वो होता है प्लस का T∆L, जहाँ T जो टेंशन है और ∆L जो है वो इंक्रीज इन लेंथ है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्क डन बाय कपल ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बट डिपेंड्स ऑन ली, तो इसका आंसर क्या है, ट्रांसलेशन और रोटेशनल। शायद आंसर तो ये इसका करेक्ट ही है, ए ही आएगा। उसके बाद में इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, तो ये मिनिमम होती है हमारी, और जब अनइक्विलिब्रियम होती है यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी मैक्सिमम होती है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर कोइंसाइड विद इट्स सेंटर, द स्फीयर रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, द इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर इज, तो देखो ये हमारा स्टेबल होगा कि बस इतनी सी यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, इस वाली फर्स्ट लाइन को ही पढ़ने से पता चल रहा है इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है स्फीयर की, वो इसके सेंटर से कोइंसाइड कर रही है, यानी दोनों जो हैं वो एक ही पॉइंट पर हैं, तो वो हमारा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद में हमारा द बॉडी इज ए इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, यदि हमारा 1/h ग्रेटर देन हो तो इसका जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इस कंडीशन में जो है इन दोनों में हमारी बॉडी जो है अनस्टेबल होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DB पोटेंशियल एनर्जी एंड DW वर्क डन, तो ये -DW के होता है, तो इसका जो जो हमारा D जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी माइनस के बराबर होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा F = -ग्रेडियंट U, तो उसी से निकल कर आता है ये, ठीक है, ग्रेडियंट U यहीं से निकल कर आता है, तो इसका जो आंसर है वो D हो जाएगा। उसके बाद में टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ कैटेनरी, तो ये हमारा सही है, ओमेगा Y हो जाता है। उसके बाद में इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, तो होती है हमारी S = C × I। उसके बाद में इसकी जो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन होती है तो Y बराबर होती है C cos हाइपरबोलिक x/c हो जाती है, ठीक है, ये थोड़ी याद करने की है। उसके बाद में द वैल्यू ऑफ सेग ऑफ कैटेनरी, तो सेग हमारा होता है y - c और स्पान होता है हमारा 2x, तो ये हमारा सेग पूछा गया इसमें, तो ये हो जाएगा y - c। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक और छोटी सी वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।